अब जो ये नया जयराम सामने आया है विधायक के रूप में, ये बाकियों से कैसे अलग है? देखिए, बाकियों से अलग हमें हमारा व्यवहार, हमारे विचार बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विचार, और विचारों को व्यवहार में लाना। विचार तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में है, विचार प्लेटो के थ्योरी में भी है, विचार विवेकानंद की भी थ्योरी में है, लेकिन उन विचारों को उनको मानने वाले लोगों ने व्यवहार में कितना तब्दील किया, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। टाइगर जयराम महतो विधायक मटेरियल नहीं? हाँ, विधायक मटेरियल तो है ही नहीं। हम तो संसद का चुनाव जीतते जीतते हारे हैं। हम 70 सीटों पे चुनाव लड़े हैं, 25 सीटों पे हम 25,000 से ज्यादा वोट लेके आए हैं, और केवल वो जयराम महतो की आइडियोलॉजी, जयराम नाम की एक आंधी को वोट दिया। तो हम तो सही बात है, विधायक मटेरियल है ही नहीं। तो कौन सा मटेरियल है? हम लोग तो सरकार की मटेरियल है। मतलब मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, हम तो चीफ मिनिस्टर मटेरियल है। हाँ, मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। जनता ने मुझे ये आभास कराया है, बने या ना बने अलग है, हम हैं वो मटेरियल। कोई ऐसा हथकंडा नहीं था जिसको उन्होंने नहीं अपनाया, उसके बावजूद हम खड़ा रहे और अडिग रहे और विधानसभा को फोकस किया, और आज परिणाम आपके सामने है। हमने कभी समझौता नहीं किया, हमने जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं ये टाइगर नाम आज राजनीति में भी काफी सूट कर रहा है, और हमें लगता है उसी की दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। वो लोग ढूंढते थे कि यार बुरा से अच्छा बदनाम है, कोई बोलता नहीं बदनाम से अच्छा बुरा है, तो उन्हीं दोनों में वो फंस के रह जाते थे। लेकिन उन दूसरे के अलावा हमने तीसरा विकल्प दिया। तो हमारा वोट किसी काटने वाला वोट नहीं है, ये एक वैकल्पिक वोट है जो एक नया रास्ता, एक नया विकल्प तलाश है। नमस्कार, जोहार। और आपको बता दें कि आज झारखंड की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने पूरी झारखंड की राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो की। जी हाँ, और उनसे आपकी लाइव एंड एक्सक्लूसिव मुलाकात करवा रहे हैं। सबसे पहले बातचीत का दौर शुरू करते हैं। जयराम दास, सबसे पहले तो आपको जोहार है, जोहार, और बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपका नाम टाइगर कैसे पड़ा? आपके जो मित्र हैं वो ये कहते हैं कि जयराम महतो क्रिकेट खेलने के दरमियान बचपन में वो काफी स्पीड में दौड़ते थे बॉल पकड़ने के लिए, और जिस तरह से टाइगर जंप मारता है, एकदम उसी अंदाज में वो जंप मार करके बॉल पकड़ लेते थे। इसलिए दोस्तों ने प्यार से नाम आपका टाइगर रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई यही है। और खेलकूद में काफी अव्वल रहे हैं। आज भी जब भी मौका मिलता है, आज भी सुबह जनता दरबार था, उस बीच एक क्रिकेट का बैट लेके उतर गए मैदान में, और ये रहा है। तो उसी खेल के मैदान से ये टाइगर नाम हमें मिला है, और आज भी चल रहा है। जी। और अभी राजनीति में भी ये टाइगर नाम काफी ज्यादा प्रचलन में आ गया है। अब राजनीति में आप इसको कैसे लेते हैं टाइगर नाम को? एक्चुअली राजनीति में तो और ये ज्यादा सूट कर रहा है जी, क्योंकि जो टाइगर, मतलब देखिए, जब भी कोई नाम कहीं से अडॉप्ट किया जाता है, चाहे तो कहीं ना कहीं उसका जो व्यवहार होता है उसके कारण अडॉप्ट किया जाता है। तो टाइगर का मतलब ये होता है पराक्रम। तो उस राजनीति में आज के दौर में जो लीडरशिप रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी वो समझौता कर लेते हैं अपने परिवार को ताक में रखकर, अपने विषय को ताक में रखकर। तो हमने कभी समझौता नहीं किया, हमने जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं ये टाइगर नाम आज राजनीति में भी काफी सूट कर रहा है, और हमें लगता है उसी के दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जयराम साहब, जब टाइगर नाम के साथ जुड़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि जंगल में जैसे ही आप टाइगर का जिक्र करते हैं तो आप एक तरह से संतुलन के लिए टाइगर का वर्ड यूज किया जाता है कि जंगल का जो का लॉ है, कानून है, उसमें टाइगर का एक अलग इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही अब क्योंकि आप प्रदेश की राजनीति में भी जयराम महतो अब एक उभरता हुआ नाम के साथ साथ एक एस्टैब्लिश नाम है, तो इस वजह से ये जो टाइगर आपको दोस्तों ने पहले दिया, फिर आपको अब जनता ने ये नाम से अब वो पुकार रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पर है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, और उसको लेकर हम लोग हमेशा चिंतन मंथन भी करते हैं कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम कैसे इस जिम्मेवारियों को उठाएं, और उस दिशा में लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी मान के चलिए, बाकी जो चुनाव जीत के आए हैं वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग लगातार दोनों जो मेरे जिला आते हैं उनके तमाम पदाधिकारियों से मिले, उनसे मैंने योजनाओं के बारे में जाना, उनसे अतिरिक्त योजनाओं के बारे में जाना। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, जो जिम्मेवारी हमें सौंपी गई है उसके दिशा में कार्य करने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और आज हम तमाम जो इस क्षेत्र के कॉलेज जा रहे हैं उनको लगातार मैं विजिट कर रहा हूँ कि क्या समस्याएं हैं, कैसे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो ये लगन है।
ये तो काम की बात हो गई कि आप क्या कर रहे हैं, क्या योजनाओं को जानने की कोशिश कर रही है, तमाम राजनीति की बात। इससे हटकर पहले बात करते हैं, कौन है ये जयराम महतो? कहाँ से आया है जी, जो आज की डेट में टॉप ट्रेंडिंग है? जनता जानना चाहती है कौन है ये जयराम महतो, आप खुद बताइए। देखिए आप, ये सवाल सही बात है, हमें भी कभी कभी अचंभित करता है, आश्चर्यचकित करता है कि जयराम महतो यहाँ तक कैसे, हाँ, इतनी जल्दी कैसे। बिल्कुल, वो भी पॉलिटिकल ये में अभी आज बिल्कुल 21st सेंचुरी के दौर में, जहाँ आप मतलब हाईटेक दौर, जहाँ आप बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैकग्राउंड के यहाँ तक आने की सपने में भी नहीं सोच सकते हैं जी। वहाँ ना कभी कभी मैं भी अचंभित रहता हूँ, आश्चर्यचकित रहता हूँ कि इतनी जल्दी यहाँ तक का सफर कैसे हुआ। तो ये सच्चाई है। जयराम महतो की अगर बात कही जाए तो यही 2-2.5 साल पहले मेरा सफर जो शुरुआत हुआ, उससे पहले मैं एक साधारण गांव का जो लड़का, जो एक झारखंड के गांवों की तस्वीर आपके सामने आती है, एक संघर्षशील लड़का जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, ताकि कुछ बन जाए, एक छोटी सी नौकरी मिल जाए और परिवार का भरण पोषण हो। तो बिल्कुल उसी तस्वीर के अकॉर्डिंग में एक लड़का, और मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स को 2017-18 के बीच मध्य कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने पीएचडी में नामांकन किया। पीएचडी मैंने एंट्रांस टेस्ट दिया था विनोद भावे में, और जब विनोद बिहारी महतो नया यूनिवर्सिटी बना तो हम लोग यहाँ अपनी एडमिशन को करा लिए। और उसके बाद वही कॉलेज चल रहा था, सुबह 10 बजे के आसपास यूनिवर्सिटी जाना, क्लास लेना, और शाम को घर आके 2-4 घंटा बच्चों को पढ़ाना, और फिर फुटबॉल के मैदान में आकर खेल कूद करना। यही दिनचर्या का हिस्सा था, और ये मतलब एक रेगुलर ही था। और साथ ही साथ बगल में हमारे एक सरकारी +2 हाई स्कूल है, वहाँ भी मैंने 4 साल बच्चों को निःशुल्क 3 से 4 घंटा पढ़ाया है। क्योंकि पीएचडी में थोड़ा है कि क्लास कम होते हैं, 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, उसके बाद आपका थीसिस होता है, उसको आपको घर बैठने लिखना पड़ता है। कभी कभी आप प्रोफेसर के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं और विषय पे चर्चा करते हैं, तो समय बचता था। और उसी समय में मैं बच्चों को पढ़ाता था, निःशुल्क पढ़ाता था, अभी सरकारी हाई स्कूल में घुस के पढ़ाता था। तो ये मेरा दिनचर्या था, ये 2017 से लेकर 2021 तक, यानी भाषा आंदोलन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले तक। जैसे ही भाषा आंदोलन शुरू हुआ तो एक मूवमेंट था, जगह जगह लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सरकार के जो लोग हैं उनका पुतला दहन कर रहे थे। ये पूरे राज्य में हो रहा था, विशेषकर धनबाद बोकारो में जगह जगह हो रही थी, चौक चौराहे में, प्रखंड स्तर में। तो उसी एक कार्यक्रम में मैं भी एक स्टूडेंट होने के नाते सम्मिलित होने के लिए गया। और जब मैं सम्मिलित होने के लिए गया तो मैं घर से ये सोच के थोड़ी गया था, ये कोई मेरी प्लानिंग थोड़ी थी कि जब मैं वहां जाऊंगा तो राज्य का चेहरा बन के घर वापस आऊंगा। तो मैं वहां गया, एक इंटरव्यू होता है मेरा, राजकुमार मंडल जी सिटी लाइव के पेज में, फेसबुक पेज में मेरा इंटरव्यू लेते हैं। 19-20 मिनट का वो इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनता है। शाम को जब मैं गाँव अपने वापस आता हूँ, चूंकि ठंड का दिन था, 10 जनवरी का दिन है, ठंड, तो गाँव में जो लड़के हैं अनुमान हम लोग खेल कूद के बाद आग जला के बैठते हैं। तो आग जला के बैठे थे तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, वो अभी जेपीएससी का एग्जाम को क्रैक करके पदाधिकारी, वो आते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम क्या करके आए हो, कोई आइडिया है? हम बोले यार हमको कोई आइडिया नहीं है। बोला मोबाइल वोबाइल चला रहे हो? हम बोले 3 दिन से रिचार्ज नहीं है। तो बोला कि बोले रिचार्ज करो और देखो हो क्या रहा है। हम बोले नहीं, हम एक साधा सिंपल इंटरव्यू दे के आए हैं, हमको क्या मालूम कि वो इंटरव्यू कहाँ तक जाएगा। हम कुछ भी नहीं सोचे थे कि इस इंटरव्यू का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम चुपचाप से गांव आते हैं, गांव में खेलकूद करते हैं और आग जला के अपने साथियों के साथ गप शुरू करते हैं। हम लोग बैठ के शुरू करते हैं। तभी वो आता है और बोलता है कि तुमने पूरे राज्य में आग लगा दिया है, एक कोहराम मचा दिया है, तुम चुपचाप मोबाइल खोलो और देखो घट क्या रहा है। तो फिर देख रहे हैं हर जगह जयराम महतो ट्रेंड कर रहा है मेरे। तो उसके बाद से लोग मतलब मीटिंग्स में, छोटे छोटे मीटिंग्स में बुलाने लगे, पॉकेट मीटिंग्स में। वहाँ मैं 10 से 15 मिनट भाषण देता था। और उसके बाद जब मेरा सभा होने लगी तो अचानक बगोदर, हजारों की भीड़, डुमरी, बिशुनगढ़, तो मतलब अजीब लगा कि इतने लोग कैसे। तो फिर वहां मैं भाषण देने लगा, अपने बातों को रखने लगा, लोग कनेक्ट होने लगे, लोग कनेक्ट होते गए, फिर मानव श्रृंखला हो गई। और जब मानव श्रृंखला हुई तो उम्मीद नहीं थी कि मानव श्रृंखला जब था तो बहुत हम लोग मन में संशय था कि भाई युवाओं ने तो, धनबाद बोकारो की जो टीम है उन्होंने तो डिस्कस, जेबीएस में हम लोग थे, तो इतना बड़ा कार्यक्रम, तो हम लोग को एक चुनौती था, डर था। लेकिन फाइनली बहुत हिट हुआ। गिनती तो एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई 3 लाख कहता है, कोई 5 लाख कहता है, लेकिन अनुमान 3 लाख से 5 लाख के बीच लोग आए थे मानव श्रृंखला में। वह दूरी लगभग 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी थी मानव श्रृंखला की। तो जब वो, हालांकि वो जब वो सफल हुआ कार्यक्रम तो मीडिया हाउस में गया कि भाई कौन था इसके पीछे। हालांकि हजारों लड़के थे,
लेकिन कुछ नाम हाईलाइट हुए जिनमें मेरा नाम पहले स्थान पे था। तो उसके बाद लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम सभा होने लगा। और अब क्या हुआ कि हमको भी लगा कि सरकार जब वापस कर लेगी जिस मुद्दे को हम लोग लड़ रहे हैं, तो फिर हम लोग जैसा थे वैसा हो जाएंगे। और सरकार बस हमको लगता है मानव श्रृंखला के 18 दिन बाद वापस भी ले लेती है धनबाद बोकारो से भोजपुरी मगही लैंग्वेज को। लेकिन तब क्या होता है, तब तक जयराम महतो एक लोगों की उम्मीद बन चुका होता है। मतलब एक आम साधारण युवा से लोगों की उम्मीद बन चुका है, एक आम युवा उम्मीद बन चुका है। और उस उम्मीद से अब यहाँ तक का सफर विधायक। फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि जो लोग हैं वो हमको मान के चलिए, चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है धनबाद बोकारो, ये माइंस कोलियरी का एरिया है, तो वहाँ जो विस्थापित लोग हैं या फिर मजदूर लोग हैं वो अपने मुद्दों के डिमांड्स में जब हड़तालें करने लगे तो मुझे वहाँ बुलाने लगे। अब जैसे ही मैं वहाँ जाने लगा मेरे नाम से काम होने लगा कि अगर वो लड़का आएगा उसके पास मास है। और उस समय एक आज भी है वो क्रेज, उस समय ये क्रेज था कि जयराम महतो, फेसबुक में एक लाइन आता था कि जयराम महतो कल एक गांव आ रहे हैं, उस गांव में मेला लग जाता था। मतलब लोग देखना चाहते थे कौन है वो लड़का जो हमारे हक की बात करने लगा है आज 24 साल बाद, कौन है जो तमाम लोगों से टकराने लगा है, माफियाओं से आंख मिला के बात करने लगा है। तो प्रबंधन को ये लगने लगा कि अगर जयराम महतो ऑन दी स्पॉट में आएंगे तो मास होगा, और मास होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए वो मेरे जाने से पहले काम इशू को सॉल्व करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जनता में एक बहुत सुंदर पॉजिटिव फीडबैक गया और जनता बैठ के चर्चा करने लगी कि जयराम महतो एक युवा लड़का जो वहां तक पहुंचने से पहले काम हो जा रहा है, उसके नाम से पहले प्रबंधन बैकफुट पे आके काम कर रही है। अगर इस लड़के को हम लोग चुनाव जिताएंगे, अगर इसको MP MLA में भेजेंगे तो काम और सुविधा होगी और आसानी होगी। तो फिर बहुत सारे लोग आए कि चुनाव लड़िए, तो हम लोग बोले नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज कैसे चुनाव लड़ेंगे बताइए? मुखिया का चुनाव है, जो लड़ जाए। जिला परिषद चुनाव हमारे दोस्त लोग लड़ने के लिए बोले थे, पोस्टर बैनर बनाए थे तब तक हमने, तो हम बोले कि चुनाव कैसे लड़ जाए, पैसा लगता है। तब बोला कि हम लोग चंदा करेंगे। उन्होंने 2-3 उदाहरण दिया, 2-3 विधायक कि कैसे उनको हम लोग बनाए हैं, मेहनत किए हैं, तो आपके पीछे हम लोग मेहनत करेंगे। मतलब वो हमें विधायक बनाने के लिए आए थे। उस समय भी ये CM मटेरियल बनेंगे, राज्य के मटेरियल बनेंगे या नहीं, कि आप एक असेंबली से फाइट करें। तो फिर उसके बीच आ गया लोकसभा का चुनाव। अब हम लोग लोकसभा के चुनाव को स्किप करना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे। लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव सीधा सेंटर का चुनाव होता है। मोदी राहुल गांधी के बीच घुस के चुनाव लड़ना आसान नहीं है। तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल टीम थी, उन्होंने कहा कि अगर जयराम बाबू चुनाव हार जाइए कोई मतलब नहीं है, अपने आप को आंक भी लीजिए, आकलन कर लीजिए कि आप कहाँ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपके केडर बिखर जाएंगे। जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं, फिर 6 महीना बाद विधानसभा का चुनाव होगा, उस समय 70% कार्यकर्ता आपके बिखर जाएंगे, आप उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे। तो फिर हम लोग ठीक है चुनाव लड़ते हैं। तो मेरी दिल्ली इच्छा थी धनबाद कि हम धनबाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आपका पैतृक घर भी नहीं, पैतृक घर मेरा गिरिडीह में आता है, जिला मेरा धनबाद है, लेकिन मेरा जो पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो गिरिडीह। अच्छा। फिर हमने हमारे साथियों ने कहा कि फिलहाल आप अपने क्षेत्र को लड़िए, यहाँ आप बहुत अच्छा करेंगे। और सबसे खास बात है कि आप पहली बार आप खुद को वोट कीजिए। हमने कहा सही बात है, पहली बार आप खुद को ही वोट करते हैं किसी चुनाव में, पहले दूसरों को करते थे। अब हम खुद को वोट करेंगे। तो फिर हम डिसीजन को धनबाद से गिरिडीह ट्रांसफर करते हैं। और जब चुनाव को लड़ने का मन बनाते हैं तो हम लोग को भी मन में ये था कि नहीं चुनाव अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेहनत बढ़ती गई। हमारे 2-4 दोस्त बोले कि आप जब आप रिजल्ट आएगा 4 जून को और आप जब MP बन जाएंगे तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि आप MP बन चुके हैं। मतलब इस तरह का इस तरह का एक लगने भी लगा था कि पूरा गिरिडीह में इस बार बदलाव की बयार बह रही है। और हमें भी लगने लगा कि हाँ हम तो MP हैं, मान चुके थे। अच्छा। हम पहले मान लिए थे चुनाव के माहौल से कि हाँ MP हैं। मतलब जनता के इतना भरोसा, इतना प्यार मिल रहा था उस समय ही। हाँ बिल्कुल, उस समय पहली मर्तबा में। और फिर जब शाम को चुनाव बेशक हार गए, चेहरे थोड़ा मुरझाए थे। अच्छा। लेकिन जब वहाँ से काउंटिंग रूम से बाहर निकले तो हंसते हुए निकले, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से अब मीडिया के माध्यम से लोग, पूरा राज्य मुझे देखेगा और कैप्टन मुस्कुराता हुआ रहेगा तो प्लेयर भी मुस्कुराते हुए दिखेंगे। तो फिर मैंने अपने व्यवहार को बदला। मैं अंदर बहुत दुखी था, काफी मतलब डिमोटिवेट हो चुका था चुनाव हार के। मैं वहाँ जमीन की सीढ़ियों पर भी बैठ चुका था। लेकिन फिर मैंने दिमाग में आया कि नहीं, अब बाहर जब जाऊंगा तो मुस्कुराते हुए जाना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाना है। तो फिर मैं बाहर आया और जब अगला दिन सोशल मीडिया देखा तो अखबार के पन्नों में यही था कि जयराम हार के हीरो बने। 3.5 लाख का वोट भारत की हिस्ट्री में रखता है। भारत की हिस्ट्री में मायने है। फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी 30 से कम, अभी 30 साल से कम का लड़का, पहली बार, और इंडिपेंडेंट।
तो ये चर्चा होने लगी। तो मुझे उसके अलावा भी जो 1.5 लाख हजारीबाग से मिला, रांची से 1.25 लाख वोट मिला, धनबाद में भी लगभग 1 लाख के आसपास मिला। तो इन वोटों ने एक आत्मविश्वास दे दिया है कि जब लोकसभा में हम वोट लेके आए तो विधानसभा में अच्छा लेके आए। मतलब जहाँ पर एक तरफ मोदी की आंधी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी राहुल गांधी या फिर कहा जाए एंटी मोदी वेव है, उसके बीच में आपने एक त्रिकोण तैयार कर दिया, एक तीसरा मोर्चा तैयार कर दिया, वो भी युवा साथियों की मदद से। बिल्कुल बिल्कुल, यूथ क्योंकि बहुत सारे जो सीनियर थे वो कहते थे अभी बच्चा है, ये भविष्य तो है लेकिन अभी बच्चा है, तैयार नहीं। बुजुर्ग लोग मानते थे कि ये लड़का भविष्य है हमारा, लेकिन अभी बच्चा है तो इस पे हम लोग थोड़ा सा समय लेंगे। लेकिन युवा तैयार नहीं थे, युवा अपने घर में उन्होंने कहा कि नहीं, आप काम करने का समय यही है, जरा मत तो 50 साल की उम्र में जब आएगा तो यही दौड़ नहीं पाएगा, यही इस अंदाज में व्यवहार नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये पीक टाइम है और सत्ता आपको पीक टाइम में मिलनी चाहिए, पावर आपको पीक टाइम में मिलना चाहिए। लेकिन लोकसभा से विधानसभा का ये जो 5-6 महीने का जो ये दौर रहा है वो कैसा बीता? क्योंकि इस दरमियान बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, बहुत ज्यादा। आपके संगठन में अगर हम शमशान में नहीं बैठते हैं, अगर हम शमशान से अपनी एनर्जी का स्रोत नहीं ढूंढते हैं तो शायद हम दिमागी तनाव से मर जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था? बिल्कुल, क्या नहीं हुआ सो बताइए। हमारे साथी कटते गए आके, अरे ठीक है कटना अलग बात है, आके हमारे खिलाफ मीडिया में बयानबाजी करने लगे। अरे जेएमएम से भी कोई बीजेपी में जाता है, बीजेपी से जेएमएम में आता है, लेकिन कभी वो अपना जिस दल से आए उसके खिलाफ हद तक गिर गए, हद उन्होंने पार कर दिया, मेंटली प्रेशर। उसके बाद जो बाकी टीम थे उन्होंने टारगेट मुद्दों पे तो है नहीं, चूंकि हम तो नई पार्टी हैं, उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन पे टारगेट किया जो कि निराधार था। तो कोई ऐसा हथकंडा नहीं था जिसको उन्होंने नहीं अपनाया, उसके बावजूद हम खड़ा रहे और अडिग रहे और विधानसभा को फोकस किया। और आज परिणाम आपके सामने है। बेशक सीट एक आई है, लेकिन भविष्य के लिए हम लोगों ने 1.5 दर्जन सीटों पर अपना आधार तय कर दिया। जयराम दा, लेकिन क्योंकि इसी पर से जुड़ा मेरा बात सवाल लेते हैं पहले, फिर मैं आपको लोकसभा से विधानसभा के बीच के जो टेन्योर रहा है उस पर बात करेंगे। शुरुआत अभी से करते हैं हम, क्योंकि अब टाइगर जयराम महतो एक आम युवा नहीं है, उसके नाम के साथ साथ डुमरी का विधायक शब्द भी जुड़ गया। विधायक कुछ दिनों में हम आपको शपथ लेते हुए भी विधानसभा के अंदर देखेंगे और आपकी जो आवाज है वो विधानसभा में भी गूंजेगी, यानी कि हमें सुनाई देगी और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता देख सकेगी। मेरा सीधा सवाल ये है, अब जो ये नया जयराम सामने आया है विधायक के रूप में, ये बाकियों से कैसे अलग है? क्योंकि इससे जुड़ा मेरे पास 3-4 और सवाल है जिसको लेकर लगातार आपके ऊपर सवाल उठते रहे। देखिए, बाकियों से अलग हमें हमारा व्यवहार, हमारे विचार बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है विचार, और विचारों को व्यवहार में लाना। विचार तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में भी है, विचार प्लेटो के थ्योरी में भी है, विचार विवेकानंद की भी थ्योरी में है, लेकिन उन विचारों को उनको मानने वाले लोगों ने व्यवहार में कितना तब्दील किया, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं जिन विचारों को लेकर आया हूँ उन्हें मैं व्यवहार में लाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और मैं प्रयत्नशील हूँ कि मैं जिन विचारों के साथ मैं राजनीति में आया हूँ, जैसे मैंने एक बहुत सारे ऐसे विचार रखे हैं जो लीग से हटकर हैं, और मैंने उसको विधानसभा के चुनाव में टिकट वितरण में भी वो कार्य किया कि कोई विधायक पुत्र, कोई मंत्री पुत्र की भाई ब्लड रिलेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, अगर नेपोटिज्म को बढ़ावा देंगे तो क्या है, ये पावर क्या है जो सेंट्रलाइज हो जाएगी, और हम लोग उसके डिसेंट्रलाइज के पक्ष में हैं। तो वहाँ भी मैंने अपने उन विचार को व्यवहार में लाया। और उसके बाद चूंकि मेरा सबसे महत्वपूर्ण ये मेरा आज भी मानना है कि आज अगर 40% खनिज संपदा देने वाला झारखंड राज्य अगर पिछड़ा हुआ है, अगर गरीबी तंगहाली में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो इसका दोष केवल और केवल सत्ताधीश हैं, केवल और केवल जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने चुनकर भेजा। दोष कहाँ रहा कि वे जब जीत के गए उनके वो विजन लेस हैं। विजन लेस इसलिए, देखिए अभी हाल ही फिलहाल एक विधानसभा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, नया हूँ, वहाँ उनका वीडियो स्पष्ट वायरल होता है, एक योजना के लिए 15 करोड़ का डिमांड कर रहे हैं और वो इंसान 30,000 वोट से जीत के जाता है। बताइए क्या करेंगे वे लोग? तो विजन लेस लोग जीत के जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, केवल और केवल एक अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। चुनाव की जीत की दूसरी तारीख से वो तय करते हैं कि अपनी संपत्ति का विस्तार कैसे किया जाए। तो मैंने वो भी कह दिया है ये कि मेरा जिला धनबाद है और मेरी जो असेंबली है वो गिरिडीह और बोकारो का कॉम्बिनेशन है। मैं वहाँ भाड़े का घर तलाश रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं चाहूंगा तो मैं एक विधायक हूँ, मैं लोन में लेकर किसी से उधारी मांगकर जमीन खरीद सकता हूँ, लोग बिल्कुल कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो विचार मैंने उत्पन्न किया था, सृजन किया था, उन विचारों को व्यवहार में लाने के लिए
दृढ़ संकल्पित हूँ और मैं अपने असेंबली में किसी प्रकार का मेरा निजी संपत्ति नहीं रहेगा। हम जयराम महतो को काफी पहले से सुनते आ रहे हैं, आक्रामक तरीके से आप बहुत सारे मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। उस समय एक आम आदमी थे आप, एक आम जनता थे, लोगों की समस्या को सुनते थे, आप डट कर कहते थे। अब आप एक संवैधानिक पोस्ट पर आ गए हैं, विधायक बन गए, क्या कुछ बदलाव आया है इंटरनल खुद में आपके पर्सनल बिहेवियर में? पर्सनल बिहेवियर में हम अपने आप को कुछ भी बदलते हुए नहीं पाए हैं जी। और जब हम चुनाव जीत के इसी आगे की गाड़ी में बैठे हैं स्कॉर्पियो में, तो अपने दोस्तों जो पीछे बैठे थे और आगे जो ड्राइविंग कर रहे थे उनसे कहा यार विधायक बन गए लेकिन विधायक वाला फीलिंग नहीं हो रहा है, अभी तक वो किक नहीं आ रहा है, अभी तक वो किक नहीं आ रहा। हाँ। तो हम बोले कि नहीं, जैसा 3 साल से संघर्ष था, जैसा 3 साल से हम काम कर रहे हैं, टेलीफोन लगाना डीसी साहब को, एसपी महोदय को, वीडियो सीओ सबको, वो तो हम विधायक बनने के बाद भी कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा प्रभाव बढ़ा, उस समय आनाकानी होती थी, इस समय काम में सुविधा हो रही है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं हुई। हम भी ये भी बोले कि नहीं, फीलिंग शायद उस दिन होगी जब सदन में जाके शपथ समारोह में शामिल होंगे और अपना शपथ लेंगे और 2-4 प्रेजेंटेशन जब हम सदन के भीतर रखेंगे तो शायद फीलिंग हो। तो व्यक्तिगत कहा जाए तो हमें कोई विशेष फीलिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि एक संवैधानिक पद में आने से लोगों का नजरिया बदलता है, खासकर प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रबंधन जो पदाधिकारी हैं प्रबंधन में, तो ये नजरिया बदला है और वो बदलना तो स्वाभाविक है। अब खुशी कितनी हो रही है अंदर से? ऐसी विशेष खुशी नहीं है। खुशी नहीं है? हाँ, विशेष खुशी तब होती जब हमारे साथ और 4, 5, 6, 7 सीटें हम जीत के आते हैं तो शायद खुशी होती, सरकार का पार्ट बनते तो शायद खुशी होती। और ऐसा नहीं, सरकार का पार्ट तो लोग जब चाहेंगे तब जयराम महतो को बना देंगे, लेकिन वो चाहता था कि अपनी सीटों की बदौलत वहां तक जाए। तो और थोड़ा सा मतलब वही रहा कि चुनाव के लिए समय नहीं मिल पाना, कुछ सीटों को मतलब टक्कर दे के हार जाना, वो चीजें रही। तो बाकी ओवरऑल फिर भी हम लोग एक अच्छा मैसेज लेके निकले हैं तो अच्छा करेंगे। लेकिन जयराम दा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इस बीच टाइगर जयराम महतो का एक वीडियो हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारियों से जिस अंदाज में, जिस तेवर में आप बात कर रहे थे, उसको लेकर के जैसे हम लोग भी कई पदाधिकारियों से बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि ये जो अंदाज है ये अच्छा नहीं है, इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो भी एग्जाम क्रैक करके आए हैं। मेरा सीधा सवाल ये है, क्योंकि अब टाइगर जयराम महतो विधायक बन चुके हैं, तो क्या अंदाज वही रहेगा, तेवर वही रहेगा कि थोड़ा पॉलिश होगा? देखिए, तेवर वही रहेगा, ऐसा नहीं कि हम मीठा नहीं बोलते हैं, हम हमेशा आक्रामक हैं। ये सामने वाले के व्यवहार पर डिपेंड करता है, उसके कार्यप्रणाली। कल ही हाँ, उनकी कार्यप्रणाली। कल ही हम एक रात को पश्चिम बंगाल के एक मैनेजर से बात कर रहे थे, तो हम बड़े प्यार से कहें बाबू मसाई एक काम तो कर दीजिएगा, तो लास्ट में उनको जब बोले प्यार से तो ना 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 करते करते 3 मिनट के बाद बोले ठीक है हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जैसा सिचुएशन होता है हम ऐसा बात करते हैं। आक्रामकता तभी आती है जब आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ बहुत हद से ज्यादा अन्याय हो रहा है, तब आक्रामकता आती है। अब अपनी आप बातों को कैसे रखेंगे? पहले तो चलिए आक्रामक तरीके से जो पूछ लिया कि कहते हुए नजर आते थे, अभी क्या, किस तरीके से रखेंगे? वो रौब वाली बातें होंगी, आक्रामक वाली बातें होंगी कि प्यार वाली बातें होंगी? देखिए, हम शुरुआत प्यार से ही करेंगे। हम भी एक इंसान है और अगला का सम्मान करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर 100 लोगों की भलाई के लिए किसी को फटकार लगाना पड़े तो पीछे नहीं रहना चाहिए। मतलब तब टाइगर दाह रहेगा। बिल्कुल, लोगों की भलाई के लिए किसी को फटकार लगाते हैं तो बुरा नहीं होगा। कितना स्ट्रगल रहा उस लोकसभा चुनाव से लेकर इस विधानसभा चुनाव तक? स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा। स्ट्रगल इतना रहा कि हम बहुत सारी बीमारियों को हमने ग्रहण कर लिया है, तो स्ट्रगल में बहुत ज्यादा रहा। 3 बजे कंटिन्यूस होते थे और फिर 7, 8, 9 बजे तक हार्डली उठ जाते थे, तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा और बिल्कुल मतलब कोई सोच नहीं सकता उससे ज्यादा स्ट्रगल रहा। मेरे पास नई चीजों को जानने का भी समय नहीं था। रात को भागे भागे 3 बजे आते थे, सोते थे, उठ के निकल गए फिर अगला कार्यक्रम में, तो वो तो था। और इस बार कारण एक सवाल मंजू मेरा ये भी है, टाइगर जयराम महतो को लेकर के बहुत तरह के सवाल हो रहे हैं। जयराम दा, रांची में भी बहुत तरह के सवाल उठते रहे हैं, आपके पास भी कई सवाल आए होंगे। टाइगर जयराम महतो के पीछे है कौन असल में? क्योंकि ये सवाल लगातार ये होता रहा रांची में। जन भावना है, जनता की भावना है। कभी क्योंकि रांची में चर्चा होती रही कि बीजेपी से फाइनेंस हो रहा है, कभी ये चर्चा होती रही कि जेएमएम से फाइनेंस हो रहा है। जयराम महतो को फाइनेंस जब जीत कर आए तो ये हुआ कि इन्होंने बीजेपी का वोट काट दिया, ये भी चर्चा का विषय रहा। बीजेपी से फाइनेंस हो तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए थी हमारी बदौलत। सरकार तो जेएमएम की बन गई और इसी लोकसभा चुनाव में तब आप हमको बीजेपी की टीम बोलते थे कि आप जेएमएम का वोट काट दिए। मोहतरा मातो हार गए, आईसीयू वाले जीत गए, तो उस समय लोग कह रहे थे कि आप बीजेपी की टीम के हैं और अभी कह रहे हैं आप जेएमएम की टीम के हैं। तो ये हमारे हिसाब से ये लोगों का केवल आरोप प्रत्यारोप है।
तो लोकसभा में अगर जैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो उस दरमियान क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं कि अब क्या बोलते हैं, तो जैसे लोकसभा चुनाव के परिणामों की अगर हम बात करें तो जैसा आप भी कह रहे हैं कि जो जैसे ही परिणाम आया उसके बाद ये कहा गया कि टाइगर जयराम महतो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं उस वक्त तक हाँ। कि इनको फाइनेंस जो है वो बीजेपी से हाँ बीजेपी से हो रहा है। तो ये देखिए नया टीम जब आता है ना ये चुनौतियां मिलती है उनको, समय लगेगा, तो लोगों को विकल्प जो चाहिए वो विकल्प के तौर पे हम लोग हैं। एक्चुअली हम लोगों ने वोट किसी का नहीं काटा है, हम लोगों ने उन वोटर्स को एक विकल्प दिया जो लोग इंडिया एनडीए को नहीं, मतलब कहते हैं ना कि एक बदनाम एक बुरा, तो वो लोग ढूंढते थे कि यार बुरा से अच्छा बदनाम है, कोई बदनाम नहीं, बदनाम से अच्छा बुरा है, तो उन्हीं दोनों में वो फंस के रह जाते थे। लेकिन उन दूसरे के अलावा हमने तीसरा विकल्प दिया, तो हमारा वोट किसी काटने वाला वोट नहीं है, ये एक वैकल्पिक वोट है जो एक नया रास्ता एक नया विकल्प तराश रहे हैं। बदनाम बुरा के बीच का विकल्प बदनाम आपकी पार्टी थी जी। लेकिन आपका एक बयान था, आपने कहा कि बीजेपी का मैंने वोट नहीं काटा बल्कि मेरा वोट बीजेपी वालों ने काट लिया। हाँ, नहीं तो परिणाम कुछ और होता है। हम आपको पूरा ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं और हम समीक्षा बैठक में उस चीजों के एक एक बूथ को खंगालेंगे। अमर बावरी जी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ जेल कैम्प नहीं लड़ती तो अमर बावरी 70,000 वोट से हारते हैं। मैं जो हमारे प्रत्याशी अर्जुन रजवार जी को जो 56,000 वोट मिला उसमें से 40,000 वोट उमाकांत रजक को मिलते हैं। तो हम अगर उतर गए तो कह सकते हैं बीजेपी वालों की जो है थोड़ा हार का अंतर को कम हो गया। हाँ सही बोल रहे हैं, अमर बावरी वहाँ बुरी तरह भद पीटते हैं एकदम नेता प्रतिपक्ष। हाँ अभी टुंडी का उदाहरण देते हैं, टुंडी में 2029 में बीजेपी नहीं जीतेगी, आज फिर आपको बोल रहे हैं। अब सवाल है कि मेरे जो 45,000 वोट है वो जोड़ रहे हैं ना कि बीजेपी 70 और जयराम का वोट 40 हो गया 1,10,000 और जेएमएम को आया 95, यानी जीत गई बीजेपी। जी नहीं, अगर हम नहीं उतरते तो मेरा वोट जेएमएम को शिफ्ट होता है। तो इसीलिए उनके पास जो गणित समझा रहे हैं वो गलत तरीके गणित समझा रहे हैं। वो हमारे साथ आके बैठे, मैं उनको बूथ बाय बूथ सर्वे करके बता दूंगा और मैं उनको 2000 जयराम महतो के आने से पहले जो 2019 का डाटा है उसके साथ उनको एक्सप्लेन। लेकिन 19 और 24 के चुनाव में एक अंतर जो देखने को मिला वो ये कि 19 में बीजेपी और जेजेयू अलग अलग चुनाव लड़े, 24 में दोनों साथ में आई, एक नया गठबंधन उन्होंने बनाया, या कहा जाए पुराने गठबंधन को पॉलिश करके वो सामने आई जनता के बीच में। लेकिन परिणाम देखिए, आजसू सिर्फ एक सीट पर खाता खोल पाई, वो भी महज कुछ वोटों से, 1000 वोट से भी कम का डिफरेंस है, 200 कुछ वोटों का। ये बताइए कि जेजेयू का जयराम महतो के नजर में आजसू का भविष्य क्या है? देखिए सबका एक टाइम होता है और आप अगर अपने विषयों को अगर मजबूत नहीं करते हैं, आप अपने तरीकों को अगर मजबूत नहीं करते हैं तो जो स्थिति आपके सामने है उसी परिस्थिति से उनको सामना करना होगा। तो मेरे हिसाब से उनको बेहतर जानते हैं कि उनमें चूक कहाँ हुई और हम लोग दूसरा पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम लोग अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे उस पर हम लोग का फोकस है। लेकिन जब सुदेश जी से हम लोगों ने ये सवाल किया था तो उनका ये कहना था कि ये क्रांति नहीं भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं। चुनाव के दरमियान परिणाम आने से पहले की बात है। सबसे ज्यादा समय अगर मंत्रालय में कोई रहा है बीजेपी के बाद तो आशु लोग रहे हैं जी, सटके ही रहे हैं, एक आध 2 सीटों के साथ रहे हैं। तो अगर बाय द वे लोग कैसे भ्रम में आए, अगर आप बेहतर राज्य को चलाए थे इसका मतलब आपने भ्रमित करके रखा था, उस भ्रम से लोग छूट के आए, उस भ्रम से लोग छूट के आए जो आपने बरसों से सत्ता में रह के किया था, वो एक नए विकल्प की ओर आए। तो इसलिए जो सत्ता में काबिज रह चुके हैं, अचानक जब उनका सत्ता से बाहर आते हैं तो तरह तरह की बातें आती हैं जो कि निराधार है। एक सवाल एक और ये भी है कि जयराम महतो क्या जाति विशेष की राजनीति करते हैं? क्या वो जाति विशेष के नेता हैं? देखिए हम विस्थापित शोषित वंचितों की नेता हैं। बैरमा में हमको 60,000 वोट मिला और आप जाके एक एक बूथ से सर्वे कर लीजिए डेटा मिला के, वहाँ हमें लगता है कि 40,000 से ज्यादा वोट हमें गैर कुर्मियों का मिला बैरमा विधानसभा में। इसलिए कहने की बातें हैं, लोग तो कहेंगे। अक्सर अगर हम देखें तो आप खतियान की बात उठाते आए हैं, 1932 के जो खतियानी के बात है और ये सबको तमाम जो चीज़ें हैं वो मुद्दों को आप बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। उसके लिए चाहते क्या हैं आप, क्या चाहते हैं, क्या लेकर आए? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां इन मुद्दों को लगातार उठा रही है, तो आपका विजन कैसे अलग है उस मुद्दे पर? और उनकी सरकार ये कह रही है कि हमने तो 1932 का जो ये स्थानीय नीति थी उसे तो विधानसभा में पास करा दिया, राजभवन भेज दिया जी। लेकिन बीजेपी वाले जो हैं इसे रोक करके रखे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर चाहे
तो ये कानून बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे अपने कलम से, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहे तो अपने कलम से इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने इसे अपने कलम से लागू कर दिया तो 2 मिनट में ये हाईकोर्ट में खारिज हो जाएगा। देखिए इस बार हमें लगता है कि जो झारखंड चुनाव का परिणाम रहा है, जेएमएम तो सत्ता में आ ही गई है और बीजेपी जब बाहर चली गई है, तब दोनों ये तो सरकार में रह के काम करना ही चाहेंगी और बीजेपी नेक्स्ट टाइम कैसे हम बेहतर करेंगे उस दिशा में काम करेंगी। और हमें लगता है कि अगर वो समस्या पिछली बार थी तो इस बार वो समस्या नहीं होगी। सरकार को पुनः प्रयास करते हुए, त्रुटियों को कम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए समय। तो 1932 के मामले में आपका क्या स्टैंड हमारा शुरू से स्पष्ट रहा है कि झारखंड में झारखंडियों की पहचान हो। तो अगर इस मामले में अगर हेमंत सोरेन कोई नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो जयराम महतो किधर होंगे? हमारा समर्थन रहेगा, हमारा समर्थन रहेगा। अच्छा, झारखंडियों की आप बात कर रहे हैं लगातार कि उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए 1932 के बारे में। जो लोग काफी पुराने समय से रह रहे, झारखंड के नहीं थे, हो सकते हैं वो बाहर के हो, लेकिन शुरू से वो झारखंड के एरिया में ही रहे, तो उनके लिए क्या प्रावधान लाया जाएगा? उनके लिए एक श्वेत पत्र का प्रावधान लाया जाए जी। चूंकि मान के चलिए कोई अगर पश्चिम बंगाल से है जी, उत्तर प्रदेश लंबे समय से यहाँ रह रहा है और लंबे समय से है, मान के चलिए 50 वर्षों से 50 वर्षों, लेकिन शर्त है कि पश्चिम बंगाल में उनका कोई किसी भी प्रकार का दावा नहीं हो, सरकारी नौकरियों के अलावा किसी भी दस्तावेज में उनका नाम अंकित ना हो, चाहे पूर्वजों की जमीन संबंधित, आवास संबंधित, माने पूर्वजों की कोई पैतृक संपत्ति, इस प्रकार से अगर किसी भी दस्तावेज से वे कट चुके हैं, सर्वदा के लिए कट चुके हैं, तो एक श्वेत पत्र तैयार हो, उस श्वेत पत्र में इस बात का विवरण हो। क्योंकि श्वेत पत्र का मतलब ये होता है कि आप जो चीजें स्टेटमेंट देंगे उससे आप बैक नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम देखें तो खानदान की चीजें तो रही जाती है पुरानी, वो जनरेशन बाय जनरेशन आती जाती रहती है, तो वो जनरेशन बाय जनरेशन उनको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तब फिर आप संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर बात कीजिएगा तो एक व्यक्ति एक ही राज्य का मूलवासी हो सकता है। तो ऐसे में आप स्वीकार कीजिए कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मूलवासी हैं और झारखंड में आप प्रवासी हैं। बस सिंपल है कि आप झारखंड में प्रवासी हैं और एक प्रवासी को जो मिलना चाहिए उसके लिए हम लोग समर्थन करते हैं। मतलब आप वो जो आपका जो उनका एक नारा है जो बहुत फेमस है, बाहरी नहीं चलता, एक बार बोल के बताइए कैसे बोलते हैं? वो एक फीलिंग होता है, वो तुरंत आप नहीं बोल पाएंगे। वो माहौल चाहिए। ठीक है। और तो बिल्कुल दादा, एक 2 सवाल मेरा आखिरी है, जयराम महतो का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए अब हमारा तो एक विधायक की भूमिका मिली है, लेकिन आवाज पूरी झारखंड की बनेंगे और हम पूर्ण आशा करते हैं कि जो भी मुद्दे होंगे सदन में रखे जाएंगे वो जनता के हितार्थ के मुद्दे होंगे। कैसे देखेंगे आने वाले दिनों में आपको? देखिए चुनौतियों से भरा होगा, 32 दांतों के बीच एक जबान होगी, वो नाम जयराम महतो होगा। चुनौतियां हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी खासियत है, डरे नहीं किसी से, आगे भी डरेंगे नहीं। जयराम महतो सदन में सत्ता पक्ष में बैठेंगे कि विपक्ष में बैठेंगे, किधर बैठेंगे? देखिए सबसे पहली बात है तो हम तो मान के चलिए सत्ता पक्ष में है नहीं, तो सत्ता पक्ष से विपक्ष से हटकर अगर कोई तीसरा स्थान बनता है तो वहाँ बैठेंगे। जैसे त्रिकोणीय आपने अभी बना दिया, वही त्रिकोणीय वहाँ भी नजर आएगा। त्रिकोणीय नजर आएगा भाई, हमारी विचारधारा दोनों से हटके रहेगी। हेमंत सोरेन की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हेमंत सोरेन की जीत एक आर्थिक, जिस प्रकार से आम व्यक्ति लाचार हो चुका है, बस वही लाचार व्यक्ति जिंदा रहना ही विकास है। उसी हिटलर की वो कहानी जो लोकतंत्र में जनता को निचोड़ के 5 साल रखिए और चुनाव के समय कुछ दाने उनको चुगा दीजिए और फिर वोट लेके निकल आइए, वही है। बाबूलाल मरांडी, देखिए बाबूलाल मरांडी जब थे राजनेता उस समय हम लोग बहुत बच्चे थे, लेकिन अच्छा सुने थे उनके बारे में। आज भी बहुत सारी उनकी योजनाएं जिनकी प्रशंसा होती है, लेकिन दोबारा उनको कभी मौका नहीं मिला। तो फिर अभी आज के दौर में और उस बाबूलाल में क्या अंतर आया होगा ये तभी जान पाएंगे जब वो उस जगह पे आते हैं। सुदेश महतो, देखिए सुदेश महतो भी कभी शीर्ष पे नहीं आए और अब संभावनाएं भी बहुत कम रही हैं। तो एज ए अगर आप शीर्ष के नेता और हेमंत और बाबूलाल की तुलना करके सुदेश महतो के साथ पूछेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि वो कभी शीर्ष में आए ही नहीं है। अगर हम बात करें पार्टियों की, एक नाम और कल्पना सोरेन। देखिए कल्पना सोरेन का अगर हम पक्ष लेंगे तो सोच लीजिए हम राजतंत्र का बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हम उनका पक्ष नहीं ले सकते। लेकिन आप उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी नहीं होती तो नो डाउट जो उनमें प्रतिभा है उसका हम समर्थक हैं, लेकिन प्रतिभा तो बहुत सारी लड़कियों में है राज्य की, उनसे बेहतर प्रतिभा है, लेकिन वो यहाँ तक इसलिए आई, वो प्रतिभा के दम पे आती तो कोई बात नहीं है, वो परिवार के दम पे आई। लेकिन जिस तरह से उनके पति को जेल जाना पड़ा, देखो उसके लिए हमने सहानुभूति तब भी प्रकट किया था, आज भी प्रकट कर रहे हैं। और उसके बाद संघर्ष करके पार्टी बचाई, परिवार चलाई, सरकार को न सिर्फ बचाया बल्कि चुनाव सत्ता में ले आया। बिल्कुल। और उनके पार्टी के लोग, उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि इस पूरे मैच के मैन ऑफ द सीरीज है वो। संभव है, उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन वही एक परिवार, आप संबंध आपका अगर उस परिवार से आप नहीं होती
वो कहते हैं ना कि एक मैच ठीक है आप खेलें, अरे हम तो खेलने का भी मौका नहीं मिलता, हम तो गेट के बाहर रहते हैं, हम तो वो शख्स हैं जो गेट के बाहर रहते हैं। वो जो नहीं बाबा साहब की कहानी थी, हम तो भाई आप तो कम से कम पढ़ तो रहे स्कूल के अंदर जाके, हमें तो स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। तो लाइक दैट आप परिवार की तो इसीलिए जाके मैन ऑफ द मैच बनी भी, क्योंकि आप खेले उस क्रिच में जाके, बाकी लोग को तो खेलने का भी मौका नहीं मिलता है। एक स्टेटमेंट आप ही का आया था, एक नाम और है जिसका जिक्र मैं कर लेता हूँ, फिर तुम समझ लो। एक नाम और है, हेमंता विश्व शर्मा। पूरे चुनाव उनकी आंधी जो है, उनके नाम की गूंज सुनाई दी, उनके बारे में आप क्या आपकी मुलाकात हुई क्या उनसे? नहीं, मुलाकात नहीं हुई उनसे जी। होगी तो जरूर करेंगे, और होगा तो हम गुलदस्ता नहीं बुके लेकर पहुंचेंगे उनकी आशा में, पहुंच के उनको कहेंगे चलिए बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन झारखंड को पढ़ नहीं पाए, तो अगली बार अगर आते हैं तो झारखंड को पढ़िएगा, झारखंड को समझिएगा। बीजेपी के शीर्ष नेता काफी लोग यहाँ पर उतरे हुए थे, उनमें से किसी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, किसी से मुलाकात नहीं, 2-4 आए थे, उनसे हम परिचय नहीं हो पाए जी, परिचित नहीं हो पाए। क्यों आए थे आपके पास? आए थे कुछ बातचीत करने के लिए हमसे कुछ, तो हमने कहा कि नहीं हम लोग अभी चुनाव में काफी ध्यान है हम लोग का, तो मतलब गठबंधन करना चाह रहे थे क्या? बातचीत ही नहीं हो पाई, वो बातचीत का उन्होंने प्रस्ताव रखा था, हमने बातचीत ही नहीं की। चलिए, एक और सवाल ये भी आया था स्टेटमेंट आपका कि अगर सरकार की रणनीति आपको पसंद आती है तो आप समर्थन देंगे उनका, तो क्या ये देखने के लिए मिलेगा? हाँ, मुद्दों के आधार पर, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और अगर हम पार्टी की बात करें, आखिरी सवाल, आजसू काफी लंबे समय से यहाँ पर काबिज है, आप एक नई पार्टी लेकर आए, दोनों को एक सीट ही मिली है, इसे कैसे देखते हैं आप? 29 में क्या होगा? 29 में क्या होगा? वो 24 साल के बाद एक सीट लाई है, हम पहले टर्म में एक सीट लाए हैं। हाँ। तो देखिए 29 में मेरी पार्टी का भविष्य सरकार का व्यवहार तय करेगा। अगर सरकार यह सोचकर सरकार चलाएगी कि हम पूरे 3.5 करोड़ जनसंख्या के सरकार हैं, हम पूरे 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं की सरकार है, तो हम इसी विचारधारा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी बहुत जगह क्या हो रहा है डुमरी में, अब बताइए सरकार आपकी बन गई, फिर भी जेएमएम के कार्यकर्ता, क्योंकि थाना में अभी क्या है, हम अभी जस्ट स्कूल में बोल के आए कि आप हमें विधायक है, हम सम्मान कीजिए मेरा, लेकिन मेरा केडर मत बनिएगा, ये विद्यालय है, केडर नहीं बनना चाहिए, आप शिक्षक हैं, आप बिल्कुल खुल के आकर ना चुनाव का प्रचार करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या होता था, वो केडर बन जाते थे, प्रभाव होता था। अभी बहुत जगह ऐसा है कि देख रहे हैं कि हमारे लोग आते बिजली कनेक्शन में उनको केस कर दिया गया क्योंकि हमारे समर्थक थे। अगर सरकार ने काम किया क्योंकि हम अच्छा वोट लेके आए हैं, तो उस समय जरा महत्व अपनी जनता को बचाने के लिए सत्ता चुनेगा, और नहीं तो फिर हम सिद्धांतों के साथ चलेंगे। चलिए, विधायक कैडर की आपने बात की, एक सवाल रहेगा उससे इसे, अक्सर हम देखते हैं कि जो पार्टी केंद्र में है वो बोलती है हमें स्टेट काम नहीं करने दे रही, स्टेट की पार्टी नहीं करने दे रही है, ठीक है, राज्य की सरकार जो है, राज्य सरकार केंद्र पर थोप देती है कि केंद्र की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब तो आप दोनों तरफ से अगर नहीं रहते हैं, आप आइसोलेटेड हैं, तो आप कैसे कहेंगे आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिफिकल्टी आएगी। नहीं करेंगे सरकार, हमें पूर्ण आशा है कि जहां हमें डिस्टर्ब होगा तो हमारी आवाज भी पूरा देश सुन रहा है जी। खामोखाम अगर हमसे उलझना भी महंगा पड़ सकता है, इसीलिए जो हमारा विधायक के रोल में जो काम है, हम आपका सपोर्ट सरकार के रूप में करेंगे, आप विधायक के रूप में हमारा सपोर्ट करें, गलत जगह नहीं, हम भी अगर गलत रहेंगे तो आप टोकेंगे, आप गलत रहेंगे हम आपको टोकेंगे। लेकिन अगर बदले की दुर्भावना से अगर हमारी योजनाओं को या हमारे कार्य को अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो हम तो मुखर व्यक्ति हैं। चलिए, चलते चलते ये बता दीजिए, आपने कहा मैं विधायक नहीं सीएम मटेरियल हूँ, तस्वीरें हमने देखी मोराबादी मैदान की, जब आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऊपर चढ़े और युवा जो है नीचे से हाथ हिला रहे थे, आपका अभिवादन कर रहे थे, वो जो मोमेंट था, ठीक है आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद चढ़े थे, लेकिन उस क्षण आपके जहन में क्या चल रहा था टाइगर जयराम महतो के? बस यही चल रहा था कि एक दिन इस राज्य को इस मंच पे अतिथि बन के नहीं, शपथ सेरेमनी के साथ पूरा करेंगे। मतलब टाइगर जयराम महतो विधायक मटेरियल नहीं? हाँ, विधायक मटेरियल तो है ही नहीं, हम तो संसद का चुनाव जीतते हारे हैं, हम 70 सीटों पे चुनाव लड़े हैं, 25 सीटों पे हम 25,000 से ज्यादा वोट लेके आए हैं, और केवल वो जयराम महतो की आइडियोलॉजी, जयराम नाम की एक आंधी को वोट दिया है। प्रत्याशी कौन था कोई मायने नहीं है, हम अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है कि जयराम नाम की आंधी को लोगों ने वोट दिया है, तो हम तो सही बात है विधायक मटेरियल है ही नहीं, तो कौन सा मटेरियल है? हम लोग तो सरकार की मटेरियल है। मतलब मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, हम तो चीफ मिनिस्टर मटेरियल है। मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, जनता ने मुझे ये आभास कराया है, बने या ना बने अलग है, हम हैं वो मटेरियल।
देखिए, क्योंकि इसमें बहुत शायर और कवियों ने लिखा भी है कि दुनिया में सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, इसलिए सपने देखना चाहिए और उसको हकीकत में बदलने के लिए कार्य करना चाहिए। तो आप अगर इस तरह का सोच रहे हैं तो आपको हम लोग की शुभकामनाएं हैं, और इसी थॉट के साथ, इसी कमेंट के साथ इस इंटरव्यू को हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो से हमारी खास बातचीत, महत्वपूर्ण ये बात ये कि टाइगर जयराम महतो बिल्कुल भले ही एक सीट जीत करके आए हैं, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में वो बदलाव बन करके आए हैं। वो लोगों की उम्मीद है, वो लोगों का भरोसा है। सवाल ये है कि आने वाले 5 सालों में जो उम्मीद और भरोसा जनता ने टाइगर जयराम महतो पे इतने कम वक्तों में किया है, क्या टाइगर जयराम महतो इस उम्मीद और भरोसा पर खड़ा उतरते हैं? क्या सूद समेत उसे लौटा पाएंगे? क्या सूद समेत? हम लोग सर्वस्व पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। मुझे और मंजूषा, साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।